हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन कश्यप और आज मैं एक नए विषय को लेकर के आया हूं कि मान लीजिए अगर हम किसी की दूसरे की पत्नी को अगर हम छेड़ते हैं, मान लीजिए छेड़ते हैं, गलत बात कहते हैं, गलत शब्द कहते हैं, मान लीजिए या कोई ऐसा शब्द कहते हैं छेड़छाड़ी में आता है, तो कौन सी सज़ा हमें हो सकती है आईपीसी में, भारतीय कानून के अधिकार अनुसार, और किस तरीके से हम मुलजिम हो सकते हैं। इस विषय में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अगर नई वीडियो में डालूं तो आप तक पहुंच जाए। तो बात करते हैं, अगर किसी दूसरे की पत्नी है, शादीशुदा कोई महिला है, हम उसको छेड़ते हैं। एक तो अगर उसकी मर्जी के बगैर हम इसको छेड़ते हैं तो वो 354 का प्रारूप आ जाता है कि आईपीसी की 354 सेक्शन में लगता है और छेड़ाछाड़ी उस सेक्शन में आती है। दोस्तों पहले क्या हुआ था, जब निर्भया हत्याकांड जब दिल्ली वाला हुआ था, निर्भया रेप कांड, उसमें 354 आईपीसी में बदलाव करके 354 आईपीसी के कई खंड बना दिए गए थे, जैसे 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी। चार भाग 354 के कर दिए गए थे 354 आईपीसी के छेड़ाछाड़ी में। इसे अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरीके से कि 354 डी है मान लीजिए, तो उसमें कई लोग अगर ग्रुप बनाकर किसी महिला को छेड़ते हैं, किसी लड़के को छेड़ते हैं, तो 354 डी लग जाती है। या दो लोग अगर किसी को छेड़ते हैं मान लीजिए, तो वो भी समूह हो जाता है, तो कुछ परिस्थिति में 354 बी भी उसमें ऐड हो जाती है। इस तरीके से चार खंड कर दिए गए थे 354 बी के आईपीसी के छेड़ाछाड़ी में। इसमें होता क्या है, 2 साल तक की कम से कम सजा इसमें है, मिनिमम तो कोर्ट के ऊपर है, लेकिन 2 साल तक कम से कम सजा है, और प्लस जुर्माना भी इस पे है। वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि सजा कितनी देनी है, मिनिमम 200 साल 2 वर्ष तो है, उसके ऊपर कितनी देनी है वो छेड़छाड़ी मुकदमे के प्रारूप के आधार पर तय होता है। और जुर्माना कितना देना है वो कोर्ट के आधार पर सब तय करती है। जब मेरिट पे मुकदमा आता है तो वो कोर्ट का अपना पावर है, उसको नहीं, लेकिन फिर भी 2 साल 2 वर्ष की कम से कम सजा इसमें छेड़छाड़ी में है। अगर आप किसी महिला को छेड़ते हैं, मान लीजिए महिला के विरुद्ध, मान लीजिए किसी की राजी नहीं है और आप निकल के जा रही कोई महिला, अगर आपने उसको छेड़ा और उसने अगर थाने में जाकर कह दी कि इसने हमसे बिना मर्जी के बगैर और मेरी जान पूछ के मेरे को छेड़ा, या इसको कुछ ऐसे वर्ड आपने कहा कि वो छेड़ने की स्थिति में आते हैं, तो उस समय भी 354 का मुकदमा आप पे दर्ज हो जाएगा। खंड कौन से लगाएगी वो उस समय स्थिति पुलिस जाहिर करेगी कि कौन से खंड में 354 ए है, बी है, सी है, डी है, वो पुलिस उस समय तय करेगी एफआईआर के आधार पे कि कौन सा सेक्शन आप पे लगेगा। लेकिन 354 लगेगा ये कन्फर्म है, क्योंकि छेड़ाछाड़ी यही एक आधार लगता है छेड़ाछाड़ी में। दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था उसमें एक अमेंडमेंट ये भी हुआ था कि दिल्ली के अंदर अगर कोई छेड़ाछाड़ी होती है तो वो 376 का भी रूप ले सकती है, क्योंकि छेड़ाछाड़ी में अगर आपने छुआ भी है तो 376 का भी रूप ले सकती है। उसमें भी पब्लिक गवाह की कोई जरूरत नहीं है, उसमें पीड़िता जो है वो खुद अपनी गवाह है, स्वयं उसके बयान ही उसकी गवाह है, उसमें कोई पब्लिक विटनेस की जरूरत नहीं होती है। उसमें एफआईआर दर्ज होनी दिल्ली में, और दिल्ली के अंदर इसको बहुत ही सख्त तरीके से कानून को लाया गया था, बदलाव करके सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अमेंडमेंट किया था। उस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान कानूनी है, और कानून का ज्ञान सबसे ज़्यादा, मान लीजिए कि वकील विद्वान, आपने जब कोर्ट में गए हो कभी भी तो आपने देखा होगा कि विद्वान अधिवक्ता लिखा जाता है, क्योंकि हम लोग कानून की किताबों के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी लेते हैं, किस तरीके से कानून के आधार पर, किस तरीके से मेरिट के आधार पर ये जानकारी हम किताबों से प्राप्त करते हैं। और चूंकि आम आदमी भी कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा एक वर्किंग डे है, तो हम अपने वर्किंग डे में वो पूरे हिसाब से जो इस तरीके से वर्क करते हैं वो पूरा हम नॉलेज को लेके चलते हैं, किताबों के आधार पर चलते हैं, सेक्शन के आधार पर चलते हैं, रूलिंग के आधार पर चलते हैं, तो हम लोग किताबों से ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो हर सी बात है कि हम कानून का सही तरीके से विश्लेषण करते हैं और उसी आधार पर हम मुकदमे को लेकर के जाते हैं। तो जाहिर सी बात है हम जानकारी रखते हैं कानून की, जो कि पुलिस भी जानकारी कानून की रखती है, ऐसा नहीं वो भी कानून से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी अपनी पावर है। हमारा क्या होता है, हमारे पास जो कंप्लेनेंट आता है या शिकायतकर्ता जो आता है या जो पीड़ित आता है मान लीजिए, तो उस तरीके से परेशान होता है, वो अभिज्ञान होता है ज्ञान ज्ञान से, उसको जो नहीं मिलता कोई रूप, या मान लीजिए कभी कभी आपने देखा हो कि पुलिस थाने में उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो कोर्ट की तरफ ही, कचहरी की तरफ भागता है वकील के थ्रू। तो क्यों जाता है, क्योंकि जब उसकी सुनवाई नहीं होती तो उसे मालूम है कानून के ज्ञाता जो वकील हैं, जो जानकारी रखते हैं, वो कहीं ना कोई रास्ता निकालेंगे और हमारी सुनवाई और हमें इंसाफ के लिए हमारा दरवाजा खुला है कोर्ट के लिए। तो आते हैं, तो जाहिर सी बात है हम कानून का जब ज्ञान रखते हैं, तो अब वो हमारे पास जो कंप्लेंट लेकर के आता है, वो पुलिस भी हो सकती है, कोई जज भी हो सकता है, कोई हम आम आदमी भी हो सकते हैं, कोई वकील भी हो सकता है। तो वो उस तरीके से हम उसकी शिकायत को सुनते हैं, या उसकी कहीं सुनवाई अगर नहीं हुई, पुलिस ने नहीं की उसकी सुनवाई, तो हम कोई रास्ता निकाल करके, कानून का ऐसा दरवाज़ा निकाल करके, ऐसी कोई रूलिंग निकाल करके उसकी सुनवाई, उसको जो मुकदमे में दम पड़े या कोई नया मुकदमा पड़े, पुलिस अगर कोई मुकदमा कायम नहीं कर रही है तो उस पर सुनवाई हो उसकी। इस तरीके से हम कंप्लेंट में केस दर्ज करते हैं, या स्टेट केस भी हम दर्ज कर सकते हैं शिकायत के द्वारा। तो उसमें हमारी जो सुनवाई है रूलिंग के आधार पे, कानून के आधार पे होती है।
पुलिस का मानना है कि पुलिस की जो अपनी पावर है, पुलिस को पावर है, मैं आपको बता दूं, तो पुलिस को जब कोर्ट से कोई अगर मान लीजिए कंप्लेंट केस पड़ जाता है और वहाँ कोर्ट जब पुलिस को ऑर्डर करती है कि आप इसकी जांच कीजिए, तो पुलिस को जो अपने पावर है वो मुकदमे की विवेचना करने की है, कि वो जांच कर सकती है मुकदमे की। कोई भी अगर कोई पहलू हो, कोई भी अगर आधार है तो उसकी जांच कर सकती है। उस कोई भी घटना घटी है तो उसकी जांच करेगी, विवेचना करेगी मान लीजिए, या किसी कोई मुलजिम है उस पर उसको शक है, शक के आधार पे तो उसमें 41 सीआरपीसी के आधार पे बिना वारंट के वो किसी मुलजिम को अरेस्ट कर सकती है। वहाँ पर पुलिस के पास है, क्योंकि पुलिस के पास सिर्फ गिनी चुनी कुछ पावर है कि एक तो विवेचना कर सकती है मुकदमे की, किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, किसी से पूछताछ कर सकती है, लेकिन परिणाम तक नहीं ले जा सकती। एक निश्चय तक, परिणाम तक, जिसे कहते हैं आदेश तक नहीं ले जा सकती। वो पावर कोर्ट के पास ही है, वो भी रूलिंग के द्वारा, वकील के अपने ज्ञान के ऊपर, जो कि कानून के द्वारा उसने प्राप्त किया है। ये है पुलिस और पावर वकील के द्वारा अलग अलग, क्योंकि पुलिस की जो अपनी जंग है वो अपनी विवेचना के आधार पर है। वकील की कंप्लेंट केस की, वकील किसी के भी खिलाफ 156(3) सीआरपीसी का मुकदमा कोर्ट में दर्ज दाखिल कर सकता है कंप्लेंट अपने प्रार्थना पत्र के थ्रू, और कोर्ट उस पर विवेचना का आदेश उस थाने को ही कर सकती है। अगर किसी वकील ने किसी पुलिस वाले को अगर पार्टी बनाया है मान लीजिए उस कंप्लेंट केस में, तो कोर्ट उसी थाने को आदेश करती है कि विवेचना में अगर कोई कृत्य पुलिस वाले ने कोई गलती अगर वकील के थ्रू की है, वकील से अभद्रता की है या कोई गलत बात की है, किस तरीके से वकील को नाजायज दबाया हुआ है, तो वो उस थाने को अधिकारी को कहती है कि विवेचना करके इस जो पुलिस वाला है इसने बदतमीजी की है, इस तरह वो जांच दे। जांच आने के बाद में जांच जो भी हो उससे मतलब नहीं हो, लेकिन कोर्ट के अंदर जब वकील अपनी आर्गुमेंट जब पूरी करेंगे तो उसमें वो अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कंप्लेंट में तो कोर्ट दर्ज मुकदमा करती ही करती है। वो 156(3) सीआरपीसी का होता है। इसके अलावा आप 200 में भी कंप्लेंट सीधे डायरेक्ट दर्ज करा सकते हैं। ये पावर पुलिस को रहती है, सॉरी पुलिस को नहीं, वकील को रहती है, लेकिन विवेचना पुलिस वाले ही करते हैं, पुलिस वाले के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 200 कंप्लेंट डेट में सीआरपीसी के, और 156 सीआरपीसी का पहला दरवाजा खुला है जो वकील किसी के भी खिलाफ कर सकता है। इससे होता क्या है, पुलिस वाले इसलिए दबाव में रहते हैं क्योंकि मुकदमा अधिकतर दर्ज हो जाते हैं कंप्लेंट में, अगर स्टेट में ना हो पाए तो कंप्लेंट में हो जाते हैं और पुलिस वाले पार्टी बन जाते हैं। अधिकतर पुलिस वाले इसलिए भी डरते हैं क्योंकि अगर मुकदमा मान लीजिए दर्ज हुआ तो उन्हें बेले भी अगर कोई नॉन बेलेबल है या बेलेबल है तो उन्हें बेले जमानतें करानी पड़ सकती हैं। जमानते में होता है कि उनके सर्विस रिकॉर्ड गंदा हो सकता है, सर्विस रिकॉर्ड गंदा हुआ, अगर कोई भी उसमें अलाचन लगा तो उनके जो प्रमोशन है उसमें दिक्कत आ सकती है, वो प्रमोट नहीं हो सकते, कोई उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, या मान लीजिए किसी तरीके से उनका कोई डिमोशन भी हो सकता है। अगर कोई ज़्यादा कंप्लेंट सीरियस केस है तो जो अगर मान लीजिए कोई दरोगा जी हैं तो वो सिपाही भी हो सकते हैं डिमोशन के आधार पे। ये सब पावर वकील को रहती है पुलिस वाले के खिलाफ। अच्छा मान लीजिए अगर कभी कभी पुलिस वाले भी दबाव बना करके अपनी जो पावर उसको गलत इस्तेमाल करके वकील को मुकदमे में पार्टी बना लेते हैं, मुलजिम बना देते हैं, वो अपनी पावर दिखाते हैं। फिर होता क्या है, इसके खिलाफ फिर वकील पिटीशन दायर हाई कोर्ट में करता है, उस रिट दायर करता है उस जो एफआईआर या किसी भी काम में, किसी भी एफआईआर में अगर किसी वकील का नाम किसी पुलिस वाले ने लेके आया है तो उसके खिलाफ वकील हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकता है। उसमें होता क्या, रिट दायर करने में फिर हाई कोर्ट उस पुलिस वालों को एक सम्मन या किसी तरीके से हाजिर करने के लिए एक लेटर लिखती है, इशू करती है कि आप अपना जवाब दीजिए, सम्मन को तलब करती है। पुलिस वाले चाहे उसमें एक हो भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, पूरा थाना भी तलब हो सकता है। ऐसे जिसने बलात्कार किया उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो क्यों उसका मेडिकल जरूरी है। मेडिकल में होता क्या है, मेडिकल 53 सीआरपीसी में मेडिकल का प्रावधान है कि गिरफ्तारी के बाद में तुरंत ही मुलजिम का मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल पुलिस भी करा सकती है और मुलजिम की हामी भी चाहिए, उसको भी परमिशन चाहिए। एक फॉर्म आता है उस पर मुलजिम की साइन होती है कि हाँ मैं मेडिकल कराना चाहता हूँ। तो उससे स्पष्ट होता है कि अगर मान लीजिए बलात्कार का है तो उसकी जो मर्दानगी भी चेक होती है, शरीर पे कहीं खुरेच है तो वो एविडेंस का भी रूप ले सकते हैं। इसलिए भी बहुत मेडिकल जरूरी है कि कोर्ट के अंदर उस एविडेंस के द्वारा भी ट्रायल में जरूरत पड़ती है उस एविडेंस की कि खुरेज वगैरह नहीं है। अगर मर्द मान लीजिए वो नपुंसक है तो बलात्कार कैसे कर सकता है, तो उस बचाव पक्ष में भी उसकी जरूरत पड़ सकती है मेडिकल की। तो बहुत से ऐसे राज होते हैं जो मेडिकल से खुल जाते हैं, तो मेडिकल इसलिए भी जरूरी है। मान लीजिए पुलिस ने अगर मुलजिम को गिरफ्तार किया, मेडिकल नहीं कराया और 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में ही पेश करना होता है, तो 57 सीआरपीसी में ये प्रावधान है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में मुलजिम को पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने। और पुलिस ने अगर देर वेर हो गई या कोई किसी कारण पर मेडिकल नहीं कराया और मान लीजिए जिसको मुलजिम बना के पुलिस ले जा रही है, मान लीजिए वो पीड़ित है, वो ही पिटाया और वो जब थाने गया तो पुलिस उसको ही मुलजिम बनाकर कोर्ट के अंदर ले आई और उसको मेडिकल नहीं कराया
तो ऐसे में वो जो पीड़ित है वो भी कोर्ट से परमिशन मांग सकता है कि सर मेरा मेडिकल कराया जाए, क्योंकि मैं ही वादी हूँ, मुझसे ही मारपीट हुई है, तो कोर्ट उसको परमिशन देगा 53 सीआरपीसी में कि वो अपना मेडिकल करा सकता है। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है मेडिकल कराने की। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, मान लीजिए किसी अपराधी को पुलिस ने पकड़ा और कोई गंभीर ज़्यादा अपराध नहीं है, ऐसा कोई अपराध नहीं है जो रिमांड में लेने वाली बात हो, क्योंकि जब रिमांड किसी केस की पुलिस लेती है तो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है रिमांड के लिए, पूछताछ के लिए हमें परमिशन दी जाए कि हमसे पूछताछ करें। पूछताछ में मारपीट भी शामिल है पुलिस की अपने कानून के तहत, तो वो पुलिस जो है पहले कोर्ट से परमिशन लेती है, वो कोर्ट के ऊपर है वो परमिशन देती है ना देती है। इसमें भी होता क्या है, अगर मान लीजिए किसी पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ा और पर्सनल दुश्मनी भी हो सकती है, कोई रंजिशन अगर पुलिस को मार पीटती है, तो मेडिकल में ये भी हो जाता है कि इतना बड़ा गंभीर अपराध तो नहीं था मारपीट वाला, तो पुलिस क्योंकि मेडिकल में शरीर में चोट के निशान है वो आ जाएंगे, तो अगर लड़ाई नहीं हुई है और ऐसी पुलिस ने अगर उसको पकड़ा तो मारा किसने, तो ये भी राज खुल जाते हैं कि पुलिस ने भी तो मारपीट नहीं की है किसी के द्वारा, या रंजिशन या किसी से आपसी जान पहचान के चक्कर में पुलिस ने उसको मारा हो, और मेडिकल ना कराया तो वो कुछ आएगा ही नहीं, वो मेडिकल में सब कुछ आ जाएगा, शरीर पे निशान आएंगे तो वो भी आ जाएंगे, शरीर पे खुरेची निशान भी आ जाएंगे। तो ये भी एक कारण होता है मेडिकल कराने का, क्योंकि मेडिकल कराया पुलिस ने अगर नहीं मारा है तो कुछ नहीं आएगा, अगर मारा होगा तो मेडिकल में आ गया तो मजिस्ट्रेट पूछ सकता है कि भाई ये चोट कहाँ से लगी। पुलिस से भी पूछताछ हो सकती है कि अगर आपने पकड़ा तो किस कंडीशन में पकड़ा था, क्या भाग रहा था, और आपने आराम से पकड़ा तो फिर इसके शरीर पे चोट के निशान कहाँ से आए, क्या आपने मारा पीटा था। तो ये सब चीज़ें मेडिकल में आ जाती हैं सामने, इसलिए मेडिकल बहुत ज़रूरी होता है 53 सीआरपीसी में। और मुलजिम को पकड़ने के बाद में 57 सीआरपीसी में 24 घंटे के अंदर ही प्रावधान है कि कोर्ट में पेश करना होता है। अगर 24 घंटे अगर पुलिस को मुलजिम को पकड़े हुए 24 घंटे के अंदर अगर उसने जेल कोर्ट में पेश नहीं किया, तो एक बड़ा सवाल हो सकता है कि आपने क्यों नहीं पेश किया, क्या कारण रहा, क्यों, क्योंकि हर कंडीशन में पुलिस को पेश करना ही करना होता है कोर्ट के अंदर, उससे ज़्यादा पुलिस थाने में मुलजिम को पकड़ के बैठा नहीं सकती। कि अगर पत्नी अगर अपने पति से तलाक लेना चाहती है, कंडीशन कोई भी हो सकती है, या पति झगड़ालू है मान लीजिए, या कोई नशे की उसे लत है, या वो मारता पीटता है किसी तरीके की हिंसा अगर वो करता है, और पत्नी अगर उससे तलाक चाहती है, तो कौन से कानून के तहत वो तलाक ले सकती है। तो हिंदू में होता क्या, हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 जो एक्ट है उसमें धारा 13 में सभी कुछ दिया हुआ है कि किस तरीके से पत्नी तलाक ले सकती है। होता क्या है, कभी शादी हो जाती है तो पति शराब पीता है मान लीजिए, या कोई नशा करता है, अलग तरीके के नशे होते हैं जिसके साथ जीवन गुजारना मुश्किल हो जाता है, तो पत्नी चाहती है अगर तलाक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस कंडीशन में अगर तलाक वो चाहती है, ये मान लीजिए पति को जो कोई ऐसी बीमारी है, कोई कुष्ठ रोग भी हो सकता है उसमें गंभीर बीमारी, या उसके किसी से अवैध संबंध है, ये भी एक कारण तलाक का हो सकता है, तो वो किस तरीके से तलाक लेगी। उसमें होता क्या है, पहले जो पत्नी है उसको एक प्रार्थना पत्र महिला थाने में देना होता है, और उस जो प्रार्थना पत्र उसमें वो सभी कंडीशन लिखनी होती हैं, सभी शिकायतें जिससे पति को उसको प्रॉब्लम है, इसकी वो उसमें वो जो कमियां हैं उससे पत्नी को प्रॉब्लम है, वो दारू भी हो सकती है, और जो मैंने बताई कोई भी प्रॉब्लम उसको लिख करके वो प्रार्थना पत्र एक महिला थाने में देगी। महिला थाने में प्रार्थना पत्र देने के बाद में होता क्या है, महिला थाने से एक सम्मन पति को जाता है, महिला थाने में जो प्रार्थना पत्र जो पत्नी देगी उसमें वो और परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी वो नाम ले सकती है, उसमें जोड़ सकती है, जो भी उसके साथ में हिंसा करते हैं या मारपीट करते हैं उनका ही नाम वो उसमें ले सकती है। उसमें होता क्या है, महिला थाने प्रार्थना पत्र देने के बाद में जो मीडिएशन होता है, इसमें एक मीडिएटर बैठता है, उस मीडिएटर के सामने ही दोनों को पति पत्नी को बुलाया जाता है, उस सम्मन पति के घर पे जाता है, उसमें एक डेट दी जाती है तारीख, कि इस तारीख को दोनों पार्टियों को, दोनों पति पत्नी और उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं इनका नाम उस प्रार्थना पत्र में होता है, शिकायती पत्र में, वो सब उस समय उस डेट को मौजूद हो, और एक मीडिएटर होता है, मीडिएटर वो पुलिस अधिकारी भी हो सकता है, कोई मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, या कोई अपॉइंट करे, वो सुप्रीम कोर्ट से जज अपॉइंट हो जाते हैं तो वो जज भी हो सकते हैं, उनके सामने वो मीडिएशन होता है, उसमें दोनों पक्ष अपनी बातों को रखते हैं। तो महिला को होना क्या है, जब वो डेट होना तो महिला क्या करे, उस तारीख को जब पति वहां पहुंचे तो पुलिस वालों के सामने गैर हाजिरी में पहले पति से अपने बात कर ले, उसे समझाए कि मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ। बकायदा अगर आप पुलिस के सामने जाएंगे तो हो सकता है वो मुकदमा आप पे कायम हो जाए 498 का। उससे पहले अगर आप मुझसे तलाक लेना चाहते हो तो मेरी शर्तों को मान लीजिए और आसान तरीके से तलाक हो सकता है, वरना उसके सामने 125 सीआरपीसी खर्चे का मुकदमा भी हो सकता है, और घरेलू हिंसा का डीवी एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस इसका भी मुकदमा पत्नी कर सकती है। और आ रहे हैं, आपने शराब पीकर गाड़ी चलाई हुई है और अगर पुलिस ने आपको देख लिया या मौके पे आपकी चेकिंग कर ली,
तो धारा 185 के तहत 10,000 का जुर्माना उस पर है। मिनिमम 10,000 का जुर्माना उस पर होता ही होता है अगर आपने शराब पीकर वाहन चलाया। वाहन कोई सा भी हो, अगर आपने चलाया और चेकिंग के दौरान आपकी पकड़ गए और उनको क्लियर हो गया कि आपने दारू पी हुई हो, क्योंकि शराब पीने की एक मशीन डिवाइस होती है पुलिस के पास, उससे वो चेक कर लेते हैं कि व्यक्ति ने शराब पी है या नहीं पी है। अगर उस मशीन में आ जाता है कि आपने शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो धारा 185 के तहत, क्योंकि एमबी एक्ट 1988 में धारा 185 में 10,000 का जुर्माना इस पर लगता ही लगता है। तो दोस्तों शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अब मान लीजिए आपने अगर तेज़ गति से वाहन चला रहे हैं, तेज गति से बहुत तेज सीमा से अधिक गति से वाहन चला रहे हैं, या आप रोड पर अगर रेस न पा रहे हैं मान लीजिए, तो एमबी एक्ट 1988 में धारा 189 के तहत इस पे भी लगभग 5,000 का जुर्माना है अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया। क्योंकि अब तो आप रेस ना पा रहे हैं रोड पर, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी आप रेस नहीं, अब तो कहीं जाइए रेसर बनिए, लेकिन आप रोड पर रेस ना पा रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो 189 के धारा 189 में 10,000 का जुर्माना इस पर है ही है। इसको अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो रेस, क्योंकि रेस ना पाएंगे तो क्योंकि रोड पे ना करवा रहे हैं, तो उसमें जुर्माना इसलिए क्योंकि पब्लिक भी निकल रही है, किसी की चोट आ गई, क्षति पहुंच गई, या आपको भी खुद नुकसान होगा, जिस पर जुर्माना रखा गया है। अब मान लीजिए गाड़ी जो है आप बिना लाइसेंस के चला रहे हैं, आपका डीएल ही नहीं है, आप अवैध हैं गाड़ी चलाने के लिए, अगर आपका डीएल नहीं है, तो उसमें होता क्या है, एमबी एक्ट 1988 में धारा 80-81 के तहत 5,000 का जुर्माना है डीएल ना होने पे। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और पुलिस ने अगर आपको वाहन रोका और चेकिंग की और आप डीएल आपका नहीं निकला, आपको बना हुआ उस समय डीएल मौके पे है ही नहीं, तो आप अवैध हैं गाड़ी चलाने के लिए और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, तो उसमें 5,000 का मिनिमम जुर्माना है। क्योंकि दोस्तों बीमा जो गाड़ी का डीएल है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए आप ही से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपसे किसी को क्षति हो जाती है, तो उसमें क्लेम होता है, फिर वो आप ही को देना पड़ेगा। अगर डीएल हुआ और अगर इंश्योरेंस हुआ तो उसमें होता क्या, बीमा कंपनी थोड़ा सा सहारा बन जाती है देने के लिए, वरना फिर आप ही को देना होता है। ये होता है कि गाड़ी पे अगर डीएल ना हुआ तो, अगर बिना हेलमेट के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पर, बिना आप पे हेलमेट ही नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं और पुलिस ने अगर आपको चेकिंग के दौरान रोक लिया, तो उसमें होता क्या, अगर पुलिस आपको रोकती है तो उसमें धारा 196 के तहत 1,000 का जुर्माना है। एमबी एक्ट 1988 में धारा 196 के तहत 1,000 का जुर्माना हेलमेट ना होने पे है।